हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 248वां एपिसोड ऑफ राज की बात। छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात इन एसोसिएशन विद कामत एंड दुर्गा वेल्थ मैनेजर्स। अ बिग थैंक यू टू माय ऑल माय स्पॉन्सर्स। जस्ट वांट टू thank Rosetta Elite Club, Tirupati Urban Cooperative Bank, my cycling partner Naresh Chandra and Company, my education partner Globus ITI Comty, and yes, of course, my four-wheeler driving partner M. Bazalwa Driving School. Well, today is a big day for Nagpur, probably one of the most historical day of Nagpur city. Why? Because आज नागपुर शहर को एक ऐसे मेयर मिले हैं जिनके लिए मुझे ऐसा लगता है कि कई वर्षों से नागपुर प्रार्थना करते आ रहा है। मैं कई सारे लोग ये भी कहते हैं कि मैं उनको एंडोर्स करता हूँ। अब अच्छे व्यक्ति को तो हर कोई एंडोर्स करता है, लेकिन जब बात आती है श्री दयाशंकर तिवारी की, तो मुझे ऐसा लगता है कि नागपुर शहर में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, वो कांग्रेस का रहे या शिवसेना का या किसी और पार्टी का, लेकिन एक बात जरूर कहता होगा कि वाकई में इस बार नागपुर को बीजेपी का मेयर नहीं मिला, इस बार नागपुर को नागपुर का मेयर मिला। मेरे साथ इस वक्त है श्री दयाशंकर तिवारी जी। दया भैया नमस्कार। नमस्ते। ये बात सुनकर कैसा लगता है कि इस बार नागपुर को बीजेपी का मेयर नहीं मिला, लेकिन नागपुर को नागपुर का मेयर मिला? मेयर नागपुर का तो है ही जी, लेकिन मेयर बीजेपी का भी है। कितना डिफिकल्ट रहा है। 54वें 54th मेयर बने हैं आप, और 4 बार नगर सेवक रह चुके हैं। पहली बार जब नगर सेवक बने थे तब ऐसा कुछ सपना था कि एक दिन मेयर बनूंगा? पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में मैं काम करते चले आया हूँ। पहला चुनाव जब मैं लड़ा तो चुनाव बहुत विपरीत वातावरण में था। 64% वोटिंग इस प्रकार की थी कि जो भारतीय जनता पक्ष को वोटिंग नहीं करती है जी। और मैं उस प्रभाग में पर्यवेक्षक के रूप में गया था, और एज ए पर्यवेक्षक मैंने वहां से 2 उम्मीदवारों के नाम दिए। मुझसे पूछा गया कि आप ये वार्ड चुनाव जीता जा सकता है? मैंने कहा कि अगर अच्छे तरीके से लड़े तो ये वार्ड जीत सकते हैं। कोइंसिडेंस ऐसा था कि सेंट्रल नागपुर विधानसभा क्षेत्र में वो एकमात्र ऐसा वार्ड था जो ओपन कैटेगरी के लिए था, बाकी सारे वार्ड रिजर्व थे जी। पार्टी ने मुझसे कहा कि आपको वहां से चुनाव लड़ना है, और कोई मानस ना रहते हुए भी मुझे वहां से चुनाव लड़ना पड़ा। जनता के बीच में मेरी जो साख थी, मेरे पिता का जो सम्मान था, उन सारी चीज़ों ने मुझे निर्वाचित किया। मैं केवल और केवल 36 वोटों से पहले बार नगर सेवक का चुनाव जीता। उसके पश्चात काम करने का मौका मिला। काम करते करते आज़ादी की स्वर्ण जयंती थी वो जी, और आज़ादी के स्वर्ण जयंती वर्ष में 1 वर्ष में मेहनत करके गांधी बाग बगीचे का नूतनीकरण कर दिया। तो विशेषता ऐसी थी कि नागपुर शहर के जितने भी काम थे वे सारे नितिन जी गडकरी के नाम से जाने जाते थे। गडकरी साहब ने ये काम किया, गडकरी साहब ने ये काम किया जी। हकीकत यह है कि गांधी बाग बगीचे के लिए 75 लाख रुपए की राशि गडकरी साहब ने 97 में दी थी, लेकिन वो जो काम कंप्लीट हुआ ना, तो लोग उसे गडकरी साहब का काम नहीं कहते थे, वो दयाशंकर का काम कहते थे जी। इसलिए कहते थे कि मैंने एक संकल्प लिया था कि 1 वर्ष में ये उद्यान अच्छा बनना चाहिए। मैं पड़ोस की आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ता था, मेरे बचपन की सारी यादें वहां से जुड़ी हुई थी, और वो पूरा का पूरा बगीचा गुंडे और मवालियों का अड्डा बन गया था, जेब कटों का अड्डा बन गया था। तो बड़ा दुख होता था, लेकिन उसके बाद वो बगीचा इतना सुंदर बन गया कि लगातार 6 वर्षों तक के PWD की स्पर्धा में महाराष्ट्र के सार्वजनिक गार्डनों में प्रथम पुरस्कार के रूप में उस गार्डन को पुरस्कार मिला। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बस वही सफर आज महापौर की मंजिल तक ले आया जी। फर्क इतना है कि पहले बार जब चुनाव लड़ा तो आजादी की स्वर्ण जयंती थी जी। अभी जब मैं महापौर बना हूं तो आजादी की हीरक जयंती है। गोल्डन जुबली से डायमंड जुबली तक का सफर मेरा हुआ और मैं मेयर बन गया। क्या बात, मेरे हाथ में फोन है, नहीं तो मैं ताली बजा देता आपके लिए। लेकिन क्यों ऐसा लोग कहते हैं कि दयाशंकर तिवारी जी इज वन ऑफ दोज लीडर्स जिनको काफ़ी वर्षों से बीजेपी ने थोड़ा सा कहीं ना कहीं अवॉइड किया? ये सुनकर बड़ा दुखद होता है। वो लोगों को, काफ़ी लोग दुखी होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, जो आपको प्रेम करते हैं। बीजेपी ने अवॉइड किया ऐसा मुझे तो नहीं लगता। हाँ, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसा क्षण होता है जिस क्षण में उसको राजनीतिक पद पर बैठने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं नागपुर महानगर पालिका में जब पहले बार निर्वाचित हुआ था 97 में,
तो उस कार्यकाल में मैं रूलिंग पार्टी लीडर बना था। अगर मेरे पहले निर्वाचन में ही मुझे रूलिंग पार्टी लीडर बनाया गया तो मुझसे भी सीनियर लोग थे, लेकिन मुझे रूलिंग पार्टी लीडर बनाया गया। मेरी कैपेसिटी का सम्मान पार्टी ने किया। उसके बाद जब मैं 2012 में दोबारा निर्वाचित हुआ तो मुझे स्थायी समिति का अध्यक्ष बनाया गया, जबकि बीच की एक टर्म में नगर सेवक नहीं था। मेरे 5 साल गायब रहने के बावजूद मैं अगर 2012 में आता हूँ और मुझे पहली टर्म में स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन बनाया जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी ने कहीं नहीं कि मेरे बारे में सकारात्मक विचार किया और मुझ पर विश्वास किया। इसके पश्चात फिर से 2012 से 2017 के कार्यकाल में 2015 में मैं फिर से सत्ता पक्ष नेता बना, दोबारा भारतीय जनता पार्टी का सत्ता पक्ष नेता बना, और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे महापौर के पद पर स्थापित किया है। सभी पार्टियों के साथ एक अच्छा रिश्ता, सभी पार्टियों के नेताओं के साथ आपका एक अच्छा मिलनसार प्रेम भाव वाला रिश्ता रहा है इतने वर्षों में। लोग आपको अगले नितिन गडकरी कहते हैं, कैसा लगता है सुन के? देखो, मेरा रोल मॉडल तो नितिन गडकरी है। अच्छा ठीक। जो काम नहीं होता जी, उसको कैसे करना, ये गडकरी साहब से सीखने वाली बात है। मैं तो उनसे भी कहता हूँ, वो मुझसे कहते कि दयाशंकर अपना स्वभाव सुधारो, इतना रूढ़ मत बनो, लोगों को डांटा मत करो। जी, मैं कहता हूँ अब जो आदमी काम करता है वो बुराइयों को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए उसको गुस्सा तो आता ही है करके। नितिन जी मेरे रोल मॉडल है, और नितिन जी मेरे रोल मॉडल है। मैं नितिन जी तो नहीं बन सकता, लेकिन नितिन जी जिस प्रकार से मुश्किल कामों को भी चुटकी बजाते बजाते हल कर लेते हैं, उसी प्रकार से उनसे कुछ गुर मैंने सीखे हैं, और उस दृष्टि से अपने क्षेत्र के विकास कार्यों को करते समय उस अनुभव का मैं हकीकत में फायदा लेता हूँ, लाभ लेता हूँ। बहुत सारा मंथन होता है, बहुत सारा चिंतन होता है, बहुत सारी स्टडी होती है जब छोटी छोटी गलियों में भी काम कराने की बात आती है। अब तो दयाशंकर तिवारी जी के सामने पूरे शहर का काम है, तैयारी जम के करी है आपने? देखिए, अगर आपको 1 वर्ष पहले ही पता चल जाए कि आप मेयर बनने वाले हैं जी, तो ये आपका सौभाग्य है कि आपको तैयारी करने के लिए 1 साल मिल गया जी। और अगर मुझे 1 साल मिला है तो नैसर्गिक रूप से मैंने टेबल वर्क अच्छा किया है, पेपर वर्क अच्छा किया है। मुझे लोगों से चर्चा करने का सौभाग्य मिला, मैं लोगों के साथ में उनके विचार शेयर कर सका, इस शहर के दृष्टि से किन बातों को करना नितांत आवश्यक है यह समझ सका। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे क्या लगता है ये करने की अपेक्षा लोगों को क्या लगता है उसको अगर आप करें तो लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। आपने अगर अपने मन से कुछ भी कर दिया और लोगों के मन में वो बात नहीं है तो आप कितना भी अच्छा काम करो, कहीं ना कहीं आपको नकारात्मक टिप्पणी सुनने के लिए मिलती है। इसलिए वर्ष भर जो लोगों से चर्चा की है उस दिशा में काम करने का प्रयास करूँगा। ब्यूरोक्रेसी के साथ भी आपका जो तालमेल है वो बहुत अच्छा है। जितने भी अब तक एक नाम अगर मैं छोड़ दूं तो वो नाम छोड़कर जितने भी नागपुर म्यूनिसिपल कमिश्नर्स आए हैं उनके साथ आपका जो भाव और प्रभाव रहा है वो बहुत अच्छा रहा है, काम मिलकर किया है आप लोगों ने। अब किस किस्म की रणनीति प्लान करते हैं जब ब्यूरोक्रेसी की बात आती है? कि मेरा एक सौभाग्य है कि मैं 89 में जर्नलिज्म डिपार्टमेंट में था और जर्नलिज्म डिपार्टमेंट के साथियों को लेकर के मैं मॉडल पार्लियामेंट की टीम के लिए बेंगलुरु गया था और बेंगलुरु से वापस आने के बाद नेशनल कंपटीशन के लिए भी गया और दोनों स्पर्धाओं में हमने इनाम जीत करके लाए। सेंड ऑफ हुआ। जर्नलिज्म पर पढ़ने वाले जो बच्चे हैं नैसर्गिक रूप से वो सामान्य से कुछ अलग होते हैं, एक अलग तमन्ना लेके पढ़ते हैं। मेरा सौभाग्य था कि पुण्य प्रसून वाजपेयी जो है वो मेरी बैच में मेरे साथ जर्नलिज्म किए हैं। आज जर्नलिज्म के जो HOD है मोइज हक, वो मोइज हक मेरे साथ जर्नलिज्म किए। तो ये सब सौभाग्य है मेरा, ये सब मेरे साथ है और इनका साथ रहने का मुझे सौभाग्य मिला। उस समय एक सेंड ऑफ का कार्यक्रम था गैदरिंग का। तो अभी जो वर्किंग जर्नलिज्म एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है प्रदीप मैत्रेय जी, इनकी साली है रीना भट्टाचार्य। उस रीना ने सेंड ऑफ में कहा था कि मुझे विश्वास है कि भैया की जब शादी होगी ना तो शादी के 15 दिन बाद भाभी भी भैया को भैया बोलने लगेंगी। तो उसने तो मजाक में कह दिया था, लेकिन मेरा अनुभव ऐसा ही है कि महानगर पालिका में जो आयुक्त आता है उसके लिए पहले मैं तिवारी साहब रहता हूँ, फिर दयाशंकर हो जाता हूँ और फिर मैं भैया हो जाता हूँ। मुझे सौभाग्य है कि ये अपनापन अधिकारियों के साथ बनाए रखने का मुझे सौभाग्य मिला। और किसी भी जीवन में आपको अगर अवसर मिला है तो 2 मीठे शब्द बोलिए, आप अच्छा संबंध बनाइए। और कहते कहते आपने कहा कि एक अधिकारी को छोड़ दिया जाए तो सबसे अच्छे संबंध है।
मैं आपको बहुत कृपापूर्ण निवेदन करना चाहता हूँ कि मुंडे साहब से मेरे संबंध खराब नहीं थे। हमारी वैचारिक लड़ाई थी जी। पूरे नागपुर शहर में केवल मेरा प्रभाग है, जिस प्रभाग में मुंडे साहब ने 67 लाख रुपए की राशि नाले के निर्माण के लिए दे करके गए, बाकी लोगों को 1 लाख भी नहीं दिए जी। अगर मेरे संबंध खराब होते तो शायद मुंडे साहब मुझे 67 लाख रुपए की राशि नहीं देते। सच बात। हाँ, मुंडे साहब की जो बात मुझे नहीं पटती थी मैंने उसका विरोध किया, जो बात मुझे अच्छी नहीं लगती थी, जो जनता के हित में नहीं लगती थी, उसका मैंने विरोध किया। लेकिन मुंडे साहब मेरे बैरी नहीं है। और दीपावली के दिन तो मैंने उनको विश किया जी। उन्होंने मेरा मैसेज व्हाट्सएप पे नहीं खोला था तो रात को फोन करके मैंने उनको विश किया कि साहब क्या बात है, मुझसे नाराजी तो नहीं, आपने मेरा मैसेज पढ़ा नहीं करके जी। तो कोशिश यह होनी चाहिए कि किसी व्यक्ति से आपका संवाद समाप्त ना हो। जहाँ संवाद समाप्त होता है वहाँ अविश्वास पैदा हो जाता है। कोई दूसरा व्यक्ति जो कहता है उसी को लोग सच समझने लगते हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति हो उससे आपका संवाद निरंतर शुरू रहना चाहिए, उससे सारी समस्या का निराकरण हो जाता है। और अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ ये सौहार्दपूर्ण वातावरण मैंने निर्मित करके रखा है और इसका हकीकत में मुझे जनता के प्रश्नों का निवारण करते समय बहुत अच्छा फायदा मिलता है। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि आप बिकॉज 2022 में नागपुर महानगर पालिका के इलेक्शंस हैं, आप यू आर द सेवियर ऑफ बीजेपी। लोगों का मानना है कि आप बीजेपी की जो गरिमा है, जो बीजेपी एनएमसी में इतने सालों से अपनी लेगेसी बनाकर रखी है, उसको कंटिन्यू करने की सबसे आखिरी और सबसे ताकतवर वेपन के रूप में आए हैं। देखिए, मैं तो अपने विद्यार्थी जीवन से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ और मेरा कार्य करने का तरीका आक्रामक ही रहा है। मैं सौहार्दपूर्ण वातावरण में भी काम करने में विश्वास रखता हूँ और मैं आक्रामकता करने में भी विश्वास रखता हूँ। मेरा स्पष्ट कहना है कि हाथ जोड़ के मोहब्बत करो और जब नहीं होता तो हाथ उठा के कयामत करो। मैं दोनों चीज़ों में विश्वास रखता हूँ, दोनों चीज़ों में विश्वास रखता हूँ। जी। मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ? दयाशंकर तिवारी अपने घर का काम लेकर के कभी महानगर पालिका के ऑफिस में नहीं जाएगा। सच बात है। दयाशंकर तिवारी जनता की समस्या का निराकरण करने के लिए वहां जाएगा और सामने वाला व्यक्ति अगर जनता को ठगने का प्रयास करे तो उसकी घंटी बजाने के लिए मुझे यहाँ से निर्वाचित करके भेजा गया है। आप कई बार अपने पार्टी के भी कई वरिष्ठ नेताओं से कहीं आपकी वैचारिक थोड़ी सी मतभेद रही कुछ मुद्दों को लेकर। क्या अब आप मेयर हैं, क्या अभी अब आप अपनी जो आप हमेशा से सोच रखते आए हैं, वो नागपुर के रास्ते हों, वो नागपुर की डेवलपमेंट की बात हो, ग्रीनरी की बात हो, नए नए एजेंडाज, नए नए प्लानिंग्स की बात हो, क्या उन सब पे काम होगा? देखिए, मेरा कभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से जी वैचारिक मतभेद नहीं रहा। हाँ, मेरे समकक्ष काम करने वाले मेरे जो साथी नगर सेवक हैं जी, उनसे वैचारिक मतभेद इसलिए हो सकता था कि मैं परिपक्वता से बात करता हूँ, सतही बातों में मुझे विश्वास नहीं है। लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेता जो हैं पूरे संजीदगी से मेरी बात को सुनते हैं, मेरी बात को सराहते हैं और मेरी बात गलत है जी तो बताते भी है कि दयाशंकर यहाँ तुम्हारी गलती है करके। और देवेंद्र जी तो महापौर थे, देवेंद्र जी के महापौर के कार्यकाल में ऐसा समझिए कि देवेंद्र जी के कदम से कदम मिला करके हमने काम किया है। नितिन जी के साथ में विद्यार्थी जीवन से काम किया है, इसलिए कहीं भी ये विषय नहीं है कि हमारे विचार नहीं पड़ते करके। हाँ, विचार प्रतिपादन करने के तरीके अलग अलग है जी, विचार प्रतिपादन करने के तरीके अलग अलग है करके। और जो अपना जितने नजदीक का हो उस व्यक्ति की प्रति नाराजी और उस व्यक्ति के प्रति प्रेम ये आक्रामकता से होता है। किसी से दूरी रखने वाले से आप प्रेम भी आक्रामकता से नहीं कर सकते और गुस्सा भी आक्रामकता से नहीं कर सकते। सच तो बात। कहीं ना कहीं मेरे प्रति मुझ में निखार लाने के लिए मेरी जो कमजोरियां हैं उसको बारंबार मुझे दिखा करके, दयाशंकर तुम बहुत अच्छे हो लेकिन इस चीज को सुधार लो तो और अच्छे हो सकते हो करके जी, मैं तो इसको ऐसा समझता हूँ कि भाई मुझे निखारने के लिए मेरे नेता बार बार मुझे तराशते रहते हैं और मैं तो ताज जिंदगी विद्यार्थी रहने में विश्वास करता हूँ। 1 साल जो गया पिछला, इसमें नागपुर शहर ने बहुत तकलीफ देखी, कोरोना वायरस का पूरा वक्त गुजरा। अब एज अ मेयर अब आपके क्या प्लानिंग्स हैं? मतलब मैं आपकी प्लानिंग शायद परसों आपसे पूछूं तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन फिर भी जानना चाहूँगा क्योंकि आपने बहुत काम किया है।
ये पूरे साल में आपने कोरोना वायरस को लेकर जितना अपने प्रभाग में किया है या बाकी शहर के प्रभागों में भी आपने बहुत काम किया है, कैसे देखते हैं ये चीज़ को? ईश्वर कभी भी इस प्रकार की महामारी दोबारा न लाए, ऐसा मैं ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। कारण वैज्ञानिक दृष्टि से यह बीमारी आक्रामक तो थी, लेकिन इसके कारण जो आर्थिक पहलू इससे जुड़ गए उसने इस बीमारी को बहुत भयावह बना दिया। मैं कह सकता हूँ कि बड़े से बड़ा व्यक्ति भी इस बीमारी के कारण बहुत बुरी अवस्था से गुजर रहा है करके, छोटा व्यक्ति भी बुरी अवस्था से गुजर रहा है। मध्यम वर्गीय का तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता कि उसके क्या हाल है करके। इसलिए ऐसी बीमारी ईश्वर दोबारा न लाए, ऐसा ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। महानगर पालिका ने जरूर इसके लिए अच्छे कदम उठाए, सकारात्मक कदम उठाए, और महानगर पालिका से ज़्यादा श्रेय मैं नागपुर शहर की सामाजिक संस्थाओं को देना चाहता हूँ। महानगर पालिका ने जो ऑफिशियल डाटा डिक्लेयर किया, आंकड़ा डिक्लेयर किया, उन्होंने अपने आंकड़ों में बताया कि महानगर पालिका 65 दिन में 75 लाख लोगों को भोजन करा सके। महानगर पालिका ने एक भी किचन नहीं चलाया जी, और बगैर किचन चलाए अगर महानगर पालिका 75 लाख लोगों को भोजन करा रही है, तो नागपुर शहर में जो अन्न क्षेत्र चल रहे थे उसके कारण करा रही थी जी। और केवल महानगर पालिका नहीं, बहुत से ऐसे अन्न क्षेत्र थे जो अपने अपने बस्तियों में चल रहे थे। इसलिए रोज कम से कम 2 से 2.5 लाख लोगों का भोजन नागपुर शहर की जनता ने कराया है। इसलिए जनता का एक दूसरे के प्रति समर्पण का यह जो भाव है, यह सचमुच में कुछ सीखने के लिए हमें देता है। और कई बार तो ऐसा भी लगता है कि तकलीफ हो तो जनता सेवा करने के लिए आगे आ जाती है। तो तकलीफ कहीं ईश्वर ने इसीलिए तो नहीं दी कि हमारी जो सेवा की प्रवृत्ति समाप्त हो रही थी और हम स्वार्थ की अंधी आंधी में बढ़ रहे थे, तो फिर से सेवा की दिशा में आगे बढ़ सके। हमारे रूटीन जीवनचर्या यह सब कोरोना ने बदल करके रख दिया। हाँ, गत वर्ष में एक बात हुई कि कोरोना के कारण हमारी महानगर पालिका के जो नित्य जिम्मेदारी है, सीवर लाइन का काम, वाटर लाइन का काम, ड्रेन लाइन का काम, सफाई का काम, स्ट्रीट लाइट का काम, ये दैनंदिन रोज की जिम्मेदारी है। और पुराने शहर में पुरानी नालियाँ, पुरानी सीवर लाइन, कुछ कुछ जगह तो ब्रिटिश रूलिंग में 46 में डाली हुई आज भी ट्रंक लाइन है, जिसके चेंबर कोलैप्स हो जाए तो 2-2 महीने बनते नहीं हैं जी। ये सारी स्थितियों के कारण जब एक वर्ष काम नहीं हो सका, लेबर नहीं थे, यहाँ काम करने के लिए अधिकारी फाइल नहीं बना सकते थे, तो ऐसी अवस्था में बहुत सारे काम पेंडिंग हो गए। और इसलिए इस बार डबल इंजन लग करके काम करना पड़ेगा, तो जाकर के पिछले साल का बैकलॉग समाप्त होगा। लेकिन आर्थिक स्थिति वो गवाह नहीं देती कि डबल इंजन के रूप में काम करें। इसलिए सामंजस्य बैठा करके, जन सहयोग से, जन सहभागिता से हम इस काम को कैसे कर सकते हैं, उस दिशा में हकीकत में प्रयास करेंगे। हमारे एक्स मेयर संदीप जोशी जी के उनका कार्यकाल खत्म हुआ, आपने टेक ओवर किया, तो संदीप जोशी जी के बारे में, उनके काम के बारे में क्या सोच रखते हैं, क्या राय है आपकी? संदीप जी ने 23 नवंबर को पद ग्रहण किया और क्या करना चाहिए इस दिशा से उन्होंने लोगों से संपर्क प्रारंभ किया। मैंने आपको पहले ही बताया कि आप क्या कर रहे हैं इसमें महत्व नहीं, लोग क्या चाहते हैं ये महत्व का है। संदीप जी ने जनसंपर्क के माध्यम से बहुत प्रयास किया कि लोगों से जानकारी जमा की जाए। पूरा डाटा संदीप जी के पास जमा हुआ। जनवरी महीने तक वो बगीचे बगीचे घूमे, पार्क घूमे, वॉकिंग स्ट्रीट घूमे, लोगों से मिलते रहे। अनेक योजनाएं उन्होंने बच्चों के दृष्टि से, विद्यार्थियों के दृष्टि से, पेरेंट्स के दृष्टि से, व्यापारियों के दृष्टि से, मॉर्निंग वॉकर्स की दृष्टि से, टी विथ मेयर में नागरिकों से सुबह के समय मिलने का काम किया। इसे सब डाटा जमा उन्होंने किया और डाटा जमा करने के बाद जब उसको क्रियान्वयन करने का समय आया तो एकाएक कोरोना आ गया। इसलिए संदीप जी को जो पूरा मौका मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, ऐसा मुझे लगता है। अगर संदीप जी को पूरा मौका मिलता तो संदीप जी इससे और अच्छा काम कर सकते थे। लेकिन इस संकट के कार्यकाल में एक महापौर की हैसियत से अपने अधिकारी के काम में बगैर हस्तक्षेप करे उसे स्वतंत्रता के साथ में काम करने देना, इसके लिए भी बड़ा दिल लगता है। सच बात है। महापौर शहर का प्रथम नागरिक होता है जी। उसको ऐसा लगता है कि मुझसे पूछ के सब चीज करनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद 3 महीने तक उस व्यक्ति को पूरी स्वतंत्रता देना कि आप जैसा चाहो वैसा काम करो, मैं आपके पीछे खड़ा हूं। इसके लिए बड़ा दिल लगता है। ये बड़ा दिल संदीप जोशी में कहता हूँ।
टेस्ट तो नहीं बोलूँगा, लेकिन आप सीधा T20 खेलने आए हैं, ओवर्स कम है, कैसे देखते हैं इसको? आखिरी सवाल है मेरा आपसे। भारत विश्व में T20 का सिरमौर है और मैं एक भारतीय हूँ, इसलिए कम से कम मेरे डीएनए में भी वो वाले लक्षण तो होंगे कि कम बॉल पे मैं ज्यादा रन कैसे बना लूं करके। जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं T20 अच्छे से खेलूंगा, रन भी अच्छे बनाऊंगा, और ये भी विश्वास दिलाता हूँ कि मैं हिट विकेट तो नहीं होगा। आपने अपना वक्त दिया। परसों आपसे फिर एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू होगा कि आपकी के जो एजेंडाज हैं, जो प्लानिंग्स हैं, वो क्या क्या हैं, उसके बारे में एक विस्तार से आपके साथ एक इंटरव्यू आप देंगे, आई एम श्योर, और उसके बाद आपसे उस पर चर्चा होगी। आपने अभी वक्त दिया, दिन भर आपने बहुत सारी शुभकामनाएं आपको लोगों ने दी। मुझे ऐसा लगता है कि ना ही सिर्फ नागपुर बट महाराष्ट्र और पूरे देश से आपको बधाइयाँ आ रही हैं। आपका फ़ोन बंद नहीं हो रहा है और कई सारे लोग बात नहीं कर पा रहे हैं आपसे, दूर दूर से बधाइयाँ आ रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नागपुर के हर सिटीज़न की तरफ से आपको ढेरों बधाइयाँ। नागपुर शहर को मुझे ऐसा लगता है इस बात का गर्व है कि दयाशंकर तिवारी जी हमारे मेयर बने हैं, और उम्मीदें हैं, और उम्मीद है ये है कि आप हर उम्मीद पे खरा उतरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज नागपुर शहर को नागपुर का एक ऐसा व्यक्ति मेयर के रूप में मिला है जिनका इंतज़ार नागपुर शहर काफ़ी वर्षों से कर रहा है। युवाओं के लिए ये चाचा हैं, बड़े इनको अपने बेटे के हिसाब से देखते हैं, और महिलाएं इनको भैया कहकर कहती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम किसी को भैया कहते हैं तो उसके ऊपर में एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दयाशंकर तिवारी जी ने कई वर्षों से बखूबी निभाई है। अब मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पर द फर्स्ट मैन ऑफ द सिटी इज ऑल सेट टू चेंज द सिटी, टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट इन द सिटी, नाउ द सिटी शुड स्टैंड विथ हिम, एंड दैट्स द एजेंडा फॉर द न्यू मेयर ऑफ द नागपुर सिटी। कल शाम को 7 बजे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। दयाशंकर तिवारी जी आपके नए मेयर हैं, आपको भी बधाई हो, और अबव ऑल जिंदा रहें। जय हिंद।